एक कबाड़ी वाला, जी हाँ, एक नॉर्मल स्क्रैप डीलर जो रोज पुरानी बैटरीज खरीदता था। दुनिया के लिए वो कचरा थी, लेकिन एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, जिसे आज दुनिया वेस्ट समझ रही है, एक दिन वो सबसे वैल्यूएबल चीज बन सकती है। उस वक्त किसी ने सीरियसली नहीं लिया, लेकिन आज दुनिया में ईवी बूम आ चुका है। बैटरीज की डिमांड एक्सप्लोड हो रही है और एक चीज के पीछे पूरी दुनिया पागल हो चुकी है, और उसी चीज से ये कंपनी साइलेंटली अपना एम्पायर बिल्ड कर रही है। नाम है पॉन्डी ऑक्साइड एंड केमिकल्स। तो आज की स्टोरी कचरे से पैसा बनाने वाले बिजनेस की है। इमेजिन करो, एक तरफ दुनिया क्लाइमेट चेंज की बात कर रही है, दूसरी तरफ ईवी रेवोल्यूशन आ रहा है, पर इनके बीच एक हिडन प्रॉब्लम जनरेट हो रही है। क्या? ईवी वेस्ट। करोड़ों बैटरीज फ्यूचर में स्क्रैप बनने वाली है, और यही स्क्रैप कुछ कंपनियों के लिए गोल्ड माइन साबित हो सकते हैं। देखिए, दुनिया जितनी मॉडर्न होती जा रही है, उतना ही वेस्ट क्रिएट कर रही है, और फ्यूचर के विनर शायद वही होंगे जो वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट करना जानते होंगे। तो स्वागत है आपका 100 डेज 100 हिडन स्टॉक्स की सीरीज में, डे 18 पॉन्डी ऑक्साइड एंड केमिकल्स। तो आइए चलते कंप्यूटर की स्क्रीन पर इस कंपनी के बारे में डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, इस कंपनी की शुरुआत 1995 में हुई थी, और ये लेड मेटल और एलॉयज की मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है, साथ में नॉन फेरस मेटल्स की मैन्युफैक्चरिंग करने का भी ये काम करती है। तो देखिए, कंपनी मेटलिक और नॉन मेटलिक रिसाइकलिंग इंडस्ट्री की इंडिया की लार्जेस्ट प्लेयर है, और सेकंड लार्जेस्ट लेड मैन्युफैक्चरर ऑल ओवर इंडिया में। इनका जो कोर प्रोडक्ट है वो लेड अलॉयज है। साथ में कंपनी और कोई फेरस और नॉन फेरस मेटल्स भी बनाती है, जिसमें यहाँ पे देखिए कंपनी मैन्युफैक्चर करती है जिंक मेटल और जिंक ऑक्साइड भी ये बनाती है साथ में। अब इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखें तो ये लेड, प्लास्टिक्स, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सारी चीजें जो इनके मेटल्स और नॉन मेटल्स है, ये क्या ये बना रहे हैं। अब इनका जो मेन प्रोडक्ट है वो लेड है। कंपनी प्योर लेड ऑफर करती है, लेड कैल्शियम अलॉयज भी ऑफर करती है, और लेड टिन अलॉयज भी ऑफर कर रही है। अब इसमें क्या हो रहा है, जो बैटरीज बनती है उसमें ये जो लेड होता है उसका काफी ज्यादा यूज होता है, और इनका जो 56% सेल्स है एक्सपोर्ट मार्केट में वो लेड से ही जनरेट होता है। तो इनका जो ये मेन प्रोडक्ट है वो लेड ही है। साथ में देखिए, कंपनी प्लास्टिक भी बना रही है, जिसमें नायलॉन 6, नायलॉन 66, पीपीपीसीपी, एबीएस, एचडीपी, ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनका यूज होता है, और इनका कैटरिंग में और डोमेस्टिक मार्केट में काफी ज्यादा इनके बिक रहे हैं। साथ में इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में भी इनका यूज हो रहा है। और यहाँ पे देखें तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, फर्नीचर्स में, पेंट्स में, बैटरीज में भी ये जो प्लास्टिक बना रहे हैं, केमिकल्स बना रहे हैं, उसका यूज हो रहा है। अब ये जो कॉपर बनाते हैं, कॉपर में देखें तो यहाँ पे क्लोव, कोबरा मिल, बेरी, ग्रीस मिल, बेरी, ऐसे कई सारे मतलब ये प्रोडक्ट है ये बना रहे हैं कॉपर के थ्रू, और ये स्ट्रॉन्ग ग्लोबल प्रेजेंस बना के रखे हैं इस मार्केट में। मतलब इसके जो प्रोडक्ट्स हैं उस मार्केट में ये अपना स्ट्रॉन्ग ग्लोबल प्रेजेंस बना के रखे, जो कंपनी के लिए काफी अच्छी चीज है, क्योंकि अगर आपकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है तो आपको अच्छे खासे ऑर्डर्स मिलेंगे, जिससे रेवेन्यू जनरेट होगा, और रेवेन्यू जनरेट होगा तो प्रॉफिट आएगा, तो अल्टीमेटली नंबर्स बढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो एल्यूमिनियम के प्रोडक्ट भी बना रहे हैं एडीसी सीरीज के, जिसको ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं और सेल भी कर रहे हैं। इसमें ये हाई क्वालिटी मटेरियल की सप्लाई करने के लिए जाने जाते हैं, और अच्छे मटेरियल भी सप्लाई कर रहे हैं, जिससे कंपनी का नाम जो है मार्केट में अच्छा खासा बना हुआ है। इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी देखें तो यूनिट 1 है इनकी तमिलनाडु में, जिसकी कैपेसिटी 48,000 मेट्रिक टन पर एनम की है। यूनिट 2 जो है इनकी स्मेल्टर डिवीजन आंध्र प्रदेश में है, जिसकी कैपेसिटी लेड बनाने की 84,000 मेट्रिक टन की है, और कॉपर की कैपेसिटी 6,000 मेट्रिक टन की है। यूनिट 3 जो इनका है एल्यूमिनियम डिवीजन है तमिलनाडु में ही, उसकी कैपेसिटी 12,000 मेट्रिक टन की है। और यूनिट 4 जो इनका प्लास्टिक डिवीजन जो तमिलनाडु में, उसकी कैपेसिटी 9,000 मेट्रिक टन पर एनम की है। और इन्होंने हाल ही में यूनिट 5 भी ऐड किया हुआ है, जिसकी कैपेसिटी लेड डिवीजन बनाने की जो है वो 72,000 मेट्रिक टन की है। अब इनकी ओवरऑल कैपेसिटी देखें प्रोडक्ट वाइज, तो लेड बनाने की इनकी जो कैपेसिटी वो 1,32,000 मेट्रिक टन की है, प्लास्टिक की 9,000, कॉपर की 6,000 और एल्यूमिनियम की 12,000 मेट्रिक टन पर एनम की है। मतलब इतना ये प्रोडक्ट बनाते हैं। इसमें देखें तो सबसे ज्यादा इनका जो हिट प्रोडक्ट है वो लेड है, जिसकी कैपेसिटी भी इनकी ज्यादा है, और बना भी ज्यादा रहे और बेच भी ज्यादा रहे। ठीक है, क्योंकि उसकी डिमांड भी अच्छी खासी है, तो उनको मजा भी आ रहा है उसको बनाने में। इनकी ग्लोबल प्रेजेंस की बात करें तो 20 से ज्यादा कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करते हैं, और इनके 270 ओवरसीज सप्लायर है, जो इनके जो वहां पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट, उसको ये मैनेज कर रहे हैं, जिसमें यूरोप, मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका, एशिया, ऑल ओवर एशिया में ये अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। इनका जो प्रोडक्शन वॉल्यूम है वो लेड का सबसे ज्यादा है, और लेड की जो सेल्स है वो भी सबसे ज्यादा है। इसका जो मतलब वॉल्यूम, मतलब ओवरऑल हमने देखा भी कैपेसिटी भी लेड में सबसे ज्यादा थी, जिससे ज्यादा लेड बना भी रहे हैं और उसको सेल भी बढ़िया कर रहे हैं। कंपनी ने एमओयू साइन किया है तमिलनाडु की गवर्नमेंट के साथ में, जहां पे ये रिसाइकलिंग प्लांट्स के बारे में विचार कर रहे हैं, और उसके लिए ये काफी ज्यादा काम भी कर रहे हैं। और इनके अगर हम लोग क्लाइंट के बारे में देखें तो अमारा राजा बैटरीज, सेबंग ग्लोबल बैटरी कंपनी और ग्लेनस्टोर इंटरनेशनल एजी, ये कंपनी इनके काफी अच्छे क्लाइंट है, और इससे काफी बढ़िया इनका काम भी हो रहा है। जियोग्राफिकल रेवेन्यू की बात करें तो डोमेस्टिक से 43% और एक्सपोर्ट से 57% का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। ये कंपनी हमको दिख रही है जो एक्सपोर्ट से ज्यादा पैसा कमा रही है, तो ये कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। इन्होंने 4 मार्च 2024 को इंडस्ट्रियल लैंड एक्वायर किया था 122 करोड़ का मुंद्रा में, गुजरात, जो कि गुजरात में आता है, और वहां पे जो टोटल इन्वेस्टमेंट थी इनकी 41.4 करोड़ की थी। कंपनी कैपेक्स भी कर रही है, मतलब अपना एक्सपांशन भी कर रही है। इन्होंने 70 करोड़ कैपेक्स के लिए इन्वेस्ट किया था FY25 में, जिसमें ये अपने प्रोडक्ट की कैपेसिटी को, एक्सपांशन को और ऑपरेशनल जो इनका था उसको बढ़ाने के लिए इन्होंने ये इन्वेस्ट किया हुआ है। और इन्होंने 175 करोड़ रुपए अपने QIP से रेस किया था अपने एक्सपांशन के लिए, कैपिटल प्लान्स के लिए इन्होंने
इन्होंने मतलब जनरेट किया था। साथ में कंपनी जो है अपनी कैपेसिटी को एक्सपांड भी कर रही, क्योंकि इन्होंने नए प्लांट्स लगाए हैं, तो इनको नए ऑर्डर्स मिलने की काफी ज्यादा उम्मीद है, जिससे कंपनी क्या कर रही है, अपने प्रोडक्ट बनाने की जो क्षमता है उसको एक्सपांड कर रही है। और ये कंपनी के लिए बहुत अच्छी चीज है। किसी भी कंपनी, अगर कोई कंपनी एक्सपांशन कर रही है अपना, तो कंपनी के लिए बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि वहां से रेवेन्यू उनका और बढ़ेगा, जिससे प्रॉफिट भी बढ़ेगा और अल्टीमेटली 4 में नंबर भी अच्छे दिखेंगे। ठीक है, आइए कंपनी का हम लोग फंडामेंटल देख लेते हैं, तो पिक्चर थोड़ी और क्लियर होगी। तो मार्केट कैप इनका देखें तो 4368 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। इसने हाई मारा है 1578 और लो 689 का। स्टॉक आप ये देखें 36.8 पे ट्रेड कर रहा है, जबकि इंडस्ट्री की भी 47.3 का, मतलब स्टॉक अभी भी अंडरवैल्यूड नजर आ रहा है। आरओसी 16.9% का और आरओई 13.7% का। मेटल सेक्टर जो ये जिस सेक्टर में काम कर रहे हो, सेक्टर के हिसाब से इनका आरओई और आरओसी जेन्युइन है, डिसेंट है। ठीक है, इसमें डेट टू इक्विटी 0.05 है, मतलब नेग्लिजिबल है। इनका टोटल डेट जो है 34.8 करोड़ का, 4000 करोड़ का अगर मार्केट कैप है, उसमें अगर हम लोग 34 करोड़ डेट देख रहे हैं तो बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। इनका जो ओपीएम मार्जिन है थोड़ा कंसर्निंग पॉइंट है, इसमें बहुत ज्यादा ओपीएम नहीं, 7.11% का है, मतलब 100 रुपए के रेवेन्यू में 7 रुपए ही इनका प्रॉफिट है, वो थोड़ा सा एक कंसर्निंग पॉइंट रह जा रहा है। बाकी प्रॉफिट ग्रोथ देखे तो 100% से, और सेल्स ग्रोथ देखे 5.1% इनकी जो ग्रो हो रही है, तो ये कंपनी के लिए बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। अब कंपनी के हम लोग प्रोज और कॉन्स के बारे में देख लेते हैं। तो कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है वो लास्ट 5 ईयर 10.7% से ही बढ़ी हुई है, ये एक कंसर्निंग पॉइंट है। डिविडेंड कंपनी जो है 14.3% दे रही है लास्ट ईयर में। इसको हम लोग ज्यादा मैटर नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनियां डिविडेंड नहीं देती हैं, लेकिन वो जो पैसा होता है उसको अपने प्रोडक्ट एक्सपांशन में, इनोवेशन में, R&D डेवलपमेंट में लगाती है, जो कंपनी अल्टीमेटली और अच्छा मतलब ग्रो करती है। और बाकी अगर डिविडेंड दे रही है तो उस पर हमें टैक्सेस देना है, वो सारी चीजें, तो वो एक तरफ से मतलब कंपनी पर एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हो तो भले डिविडेंड दे रही है। बाकी डिविडेंड वाला जो पॉइंट है वो ज्यादा बहुत हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते। बाकी प्रमोटर्स ने यहाँ पे लास्ट 3 ईयर में 9.54% अपनी होल्डिंग डिक्रीज की है, ये भी एक कंसर्निंग पॉइंट है। और प्रोज देखे तो कंपनी ने अपना डेट रिड्यूस किया है, ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है, कंपनी अच्छा क्वार्टर देने की एक्सपेक्टेशन है। साथ में सेल्स ग्रोथ 20.1% लास्ट 10 साल में ग्रो हुई है, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन यहाँ जो प्रॉफिट के साथ में इनकी जो सेल्स ग्रोथ है वो थोड़ा सा एक हम लोग देख रहे हैं कंसर्निंग पॉइंट भी है। और यहाँ पे हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं, थोड़ी सी पिक्चर और समझ में आएगी। तो प्रमोटर्स 48.88% से इन्वेस्टर थे, इन्होंने 43.7% किया, 40% किया, 39 किया और अभी 39.34% पे ये स्टिक है, मतलब वही जो हमने देखा 9% से इन्होंने अपनी होल्डिंग डिक्रीज की है, थोड़ा एक कंसर्निंग पॉइंट है। बाकी जो एफआई थे उन्होंने अपनी होल्डिंग पहले इंक्रीज की थी, और मुझे लग रहा है 2.34% से इन्होंने लास्ट क्वार्टर में 2.22% कर लिया, मतलब लगभग 0.12% इन्होंने अपनी होल्डिंग डिक्रीज की है। तो हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग भी हो, इसके पीछे रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। बाकी डीआईज ने इसमें अपनी होल्डिंग कंटिन्यू बढ़ाई है, 7% 6.78 की, और लास्ट क्वार्टर में इन्होंने 7.15% कर ली है। और इसमें जो पब्लिक है 51.27% होल्डिंग अपनी बना के रखी है। तो ओवरऑल कंपनी जिस सेक्टर में अपना काम कर रही है उस सेक्टर काफी अच्छा है, जेन्युइन है और इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पे ग्रो होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि आने वाले टाइम में जो वेस्टेज है उसको रिसाइकल करना एक बहुत बड़ा कंसर्न पॉइंट होगा। और ऐसी जो कंपनियां होंगी जो वेस्ट पे जो अपना काम करेगी, मतलब वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट कर रही होंगी, वो काफी अच्छा ग्रो कर सकती है। देखिए, स्टॉक मार्केट में सबसे डेंजरस कंपनी वो होती है जो बोरिंग दिखती है लेकिन साइलेंटली वो अपना बिजनेस बड़ा कर रही होती है। अब देखिए, जब दुनिया ईवी और एनर्जी स्टोरेज के पीछे भाग रही है, तो यहाँ पे एक कंसर्न पॉइंट भी इकट्ठा होता है कि इससे रिसाइकल और ई वेस्ट का जो प्रॉब्लम है वो भी जनरेट होगा। और जो कंपनी इस सेक्टर में अपना बिजनेस करेगी वो मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में अच्छा कंपाउंडर बन सकती है। इसीलिए शायद स्मार्ट मनी ऐसी कंपनीज को बहुत ही पहले नोटिस कर लेते हैं। इसीलिए यहाँ ये स्टोरी और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि ये कंपनी जिस सेक्टर में काम कर रही है वो नेसेसिटी है। देखिए, रिसाइकलिंग फ्यूचर का ऑप्शनल सेक्टर नहीं बल्कि कंपलसरी सेक्टर है, और इसीलिए मैं कंपनी को पसंद भी कर रहा हूं। लेकिन मैं इस स्टॉक को ब्लाइंडली परफेक्ट भी नहीं कहूंगा, क्योंकि कमोडिटी और मेटल लिंक बिजनेस में एक डेंजरस प्रॉब्लम होती है जो सबको नहीं पता होती। अगर मार्केट में मेटल की प्राइस गिरी तो इनका बिजनेस प्रेशर में आ सकता है, और स्मॉल मिड कैप बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन रिस्क भी हमेशा बना रहता है। स्टॉक मार्केट में एक ब्रूटल रियलिटी है, हर ग्रीन सेक्टर वाला बिजनेस पैसा बनाकर नहीं देता। तो असली सवाल यह है कि क्या पॉन्डी ऑक्साइड केमिकल्स ईवी सेगमेंट का खाली एक एक्साइटिंग पार्ट है, या जेन्युइनली ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ का एक हिस्सा बन सकती है। आपके क्या व्यू है कमेंट में जरूर बताना। बाकी कल फिर मिलते हैं डे 19 में एक और हिडन जेम के साथ।